हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो उनको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता देता हूँ और थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको बाइनोमियल थ्योरम तो पता ही होगी, a प्लस बी की पावर n क्या होती है, एन सी जीरो, फिर a की पावर n b की पावर जीरो, फिर एन सी वन, ए की पावर कम हो जाएगी n-1 और b की पावर बढ़ जाएगी, b की पावर 1 बन जाएगा, है ना। फिर अगला क्या आएगा, ऐसे करते करते हमें आगे मिलेगा n-c2, ए की पावर n-2 एंड b की पावर 2 मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या मिल जाएगा हमें, n-c-n, ए की पावर 0 एंड b की पावर n, ठीक है। मतलब लास्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, ए की पावर कम होती जा रही है तो ए की पावर 0 हो जाएगी लास्ट में, और b की पावर 0 से स्टार्ट हुआ था तो b की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये एक्सप्रेशन जो है ना, हमने एक बार पहले जो वीडियो इसका थ्योरी का कवर किया था ना, 8.1 से पहले का जो थ्योरी का था, जो इस पूरे चैप्टर का पहला जो वीडियो था, उसमें भी मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी, एक ऑब्जर्वेशन है वो बताई थी, और उसकी जो लिंक मैं आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दे रहा हूँ, तो एक बार आप उसको ज़रूर रेफर कर ले। उसके बारे में मैंने ये बताया था कि भाई ऐसे ये है प्लस, फिर ये आ गया, फिर प्लस, फिर ये आ गया प्लस, फिर दिस बीच में प्लस आता जा रहा है, ठीक है। तो सभी प्लस को अगर ऐसे मैं पूरा बड़ा फैला के लिखूं तो लिख ही सकते हैं, बाकी इनको शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समेशन की फॉर्म, और क्या लिखते हैं समेशन की फॉर्म में, एन सी आर, ए की पावर n-r एंड b की पावर r, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, r की वैल्यू 0 से लेके r की वैल्यू कहाँ तक जाती है, n तक जाती है। इसका मतलब ये है, समेशन क्या करता है, चीज़ों को जोड़ता है, यहाँ पे प्लस 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 लगे मतलब चीज़ों को जोड़ रहा है ये। और किस फॉर्मेट की चीज़ें जुड़ेगी, इस फॉर्मेट की चीज़ें जुड़ेगी ना, ये है फॉर्मेट, अपना मेन फॉर्मेट ये है। कैसे काम कैसे करता है ये, यहाँ पे देखो r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू n है, तो यहाँ पे समझो कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल, वो वेरिएबल कौन है, r, ठीक है। r एक वेरिएबल है, r की वैल्यू 0 से लेके r की वैल्यू n तक रखेंगे। ऐसा नहीं कि r की वैल्यू 0 और n ही रखेंगे, इनके बीच में जो भी आएंगे ना इंटीजर्स, उनकी वैल्यू r लेता रहेगा। तो r इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर अगली बार जैसे r इक्वल टू 0 आया तो एन सी जीरो, आर की जगह ही 0 रखना, आर वेरिएबल है ना, ये अपनी बदल बदल के वैल्यूज लेता रहेगा। आर की वैल्यू 0 रख दी तो एन सी जीरो, एक की पावर n-0 मतलब एक की पावर n एंड b की पावर 0। तो ऐसा करने से r की वैल्यू 0 रखने से हमें पहले वाली टर्म मिल गई। फिर r की वैल्यू क्या रखूँ, डायरेक्ट n थोड़े रखूँगा, फिर बीच में 1 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, वो 1 रखूँगा, तो क्या बन जाएगा, n-c1, ए की पावर n-1, b की पावर 1, तो ये ऐसा बन गया। फिर 2 रखूँगा तो ऐसा बन जाएगा, 3 रखूँगा, ऐसा करते करते लास्ट में n रखूँगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मेट है ना, ये क्या करता है, इन सब को ऐसे फैला के लिखने से बढ़िया है कि आप ऐसे लिख दो समेशन की फॉर्म में, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है ना, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मेरे को बताना थोड़ा ज़रूरी लगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम में देखो क्या होता है, हम सबको पता है कि जैसे 10th क्लास 9th क्लास से देखते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू, ये डिवाइजर है DIVISOR, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये एक क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम है, तो ये भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इस 13 के अंदर ही जरूरत पड़ेगी इसकी, ये डिवीजन एल्गोरिदम की, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, शो दैट 9 रेज टू पावर n+1 -8n -9, ये एक एक्सप्रेशन है, इज डिविजिबल बाय 64 वेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जब कभी भी n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तब ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा 64 से डिवाइड होगा। यहाँ पर n है, n की वैल्यू मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे भी, ये एक्सप्रेशन हमेशा 64 से डिविजिबल होगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के दो तरीके होते हैं मेरे पास में। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो अपना चैप्टर नंबर 4 है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे डिविजिबिलिटी वाले, अगर आपको याद हो तो। और दूसरा तरीका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको हमें ऑब्वियसली बाइनोमियल चैप्टर में तो बाइनोमियल थ्योरम से ही करेंगे। तो क्या क्या शो करना है, एक बार अच्छे से समझो, शो दैट दिस नंबर, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 64। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं 64 का डिवाइड लगाऊं, मतलब 64 तो बन जाए डिवाइजर, और जो अपना ये एक्सप्रेशन ये क्या बन जाए, डिविडेंड, तब जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब डिविजिबल हो जाएगा। जो जो जब कभी भी कोई नंबर किसी को डिवाइड कर देता है, मतलब डिविजिबल होता है, तो क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हो आप।
तो ये चीज़ें मैंने लिख ली है। डिविडेंड अपना ये हो गया एंड डिवाइजर ये हो गया। देखो ये जो नंबर है 64 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर, वो कितना आना चाहिए 0। ये हमें प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट इन दिस केस द रिमाइंडर विल बी 0। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो फिर मैं वो होता ना डिवाइड वाला वो साइन, वो फॉर्मेट लिखूंगा, 64 इधर लिखूंगा, डिविडेंड इधर लिखूंगा, फिर डिवाइड करने की सोचूंगा। वैसे नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे, ये मैंने लिखा ना ऊपर की तरफ, मैंने बोला था इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। डिविडेंड, ये है डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं ये शो कर दूं डिविडेंड की जगह तो ये रख दूं, डिवाइजर की जगह मैं 64 रख दूं, और ऐसा करने से क्वेश्चन कुछ भी आ जाए कोई टेंशन नहीं है अपनी। रिमाइंडर जो है ऐसा करने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो मैं मान लूंगा कि रिमाइंडर बाई 0 आ गया। देखो तो डिवाइजर ने डिविडेंड को पूरा डिवाइड कर दिया, इसका मतलब डिविडेंड इज डिविजिबल बाय दिस 64 या फिर डिवाइजर, ठीक है। तो ऐसा अपनी ये स्ट्रेटजी है अपनी, ये अपना प्लान है। तो यहाँ से चालू करते हैं ना। यहाँ पे क्या है, डिविडेंड अकेला है तो डिविडेंड से चालू करूँगा मैं। डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड को ना ये 9n+1 माइनस 8n-9, ठीक है। और अब ये है डिविडेंड ना, ये इसकी जगह आ गया। हमें चाहिए डिवाइजर इंटू कोशेंट। कोशेंट की टेंशन नहीं लेनी, रिमाइंडर की अभी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जो डिवाइजर है क्या वो हमें पता है? हाँ बिल्कुल पता है। डिवाइजर कितना आना चाहिए 64। किससे डिवाइड कर रहे हैं 64 से, तो जिससे डिवाइड करते हैं वही डिवाइजर होता है। तो इस जगह पर कौन बैठेगा 64 बैठेगा अपना। 64 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, प्लस यहाँ पर कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो रिमाइंडर क्योंकि 0 आना चाहिए तो यहाँ पर अपना क्या नंबर आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ये तो बाद की बात है कि हम कैसे कैसे करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम चालू करते हैं यहाँ से। अब देखो हमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे 64 इंटू समथिंग ऐसे मतलब खुद के मन से लिख दूँ। खुद के मन से लिखूंगा तो फिर तो क्वेश्चन देने का मतलब ही क्या है। ऐसा डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर भी 0 लिख दूंगा। तो इसमें हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ से कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि भाई 64 अलग से हमें दिखाई दे। 64 के साथ में फिर जो कुछ भी होगा वो क्वोशेंट हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि हमें अलग से क्या दिखाई दे 64 दिखाई दे। यहाँ पर ये अजीब सा एक्सप्रेशन है, ये बड़ा अजीब सा है, ये 8n-9, ये अजीब से 64 का तो कोई टच ही नहीं दिखता है ना। लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, 64 तो लाना पड़ेगा। तो देखो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे। 64 को समझो, 64 क्या है। 64 जो होता है वो होता है 8 का स्क्वायर। क्या होता है 8 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर यही संभव मेरे को लग रहा है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें ढूंढो जो कि 64 के आपको नज़दीक पहुँचाए। तो अभी फ़िलहाल 9 और 8 ये तो खुद तो नज़दीक है नहीं, तो फिर इन्हीं की मदद से हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहीं ना कहीं 64 बना लूँ या फिर 8 बना लूँ या फिर 8 का स्क्वायर बना लूँ, 8 का स्क्वायर बना लूँगा और ज़्यादा फायदा होगा। तो 8 का स्क्वायर कैसे बना पाऊँगा। अब 8 का स्क्वायर मतलब 8 की हायर पावर है। ऐसे ये है 8, यहाँ पे है n, तो इधर तो 8 का स्क्वायर नहीं बन पाएगा। लेकिन इधर ये 9 है, इधर भी नहीं बन पाएगा। 9 तो 9 होता है, 64 कैसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे तो जो 9 है ना, 9 को पहले हम 8 के मतलब 8 के नज़दीक लाएंगे या फिर 8 की टर्म्स में लिखेंगे और फिर 8 को हम 64 की टर्म्स में लिख देंगे। तो कोशिश ऐसे करेंगे, 9 को कोशिश करो कि 8 की टर्म्स में लिखो और फिर बाद में 64 मतलब 8 64 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में देखेंगे कैसे होगा। ऐसे अगर सोचो कभी ऐसा आ जाए डिवाइजर आ जाए 100, तो 100 आ जाएगा तो फिर आपको जो 9 है ना, 9 अगर जैसे अभी है नहीं, मैं ऐसे संभावना बता रहा हूँ कि कभी क्वेश्चन आ जाए 100 के बारे में कि भाई 100 डिवाइजर है 100, तो आप क्या करोगे, जो 9 है उसको 10 के आसपास लिखोगे और 10 से फिर हम क्या बना लेंगे 100 बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक अलग क्वेश्चन होगा, जब आएगा तब देखेंगे, आप ऐसे कर सकते हो। अभी फिलहाल अपना ये क्वेश्चन है ना, हम इससे डील कर रहे हैं। तो 9 को मैं लिख लेता हूँ 1 + 8 की पावर ऊपर क्या है n+1। आप इसको 1 + 8 लिखो, 8+1 लिखो, एक ही बात है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन समझ में अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है 8n-9 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी ये है ना, हमें क्या चाहिए 64 ऐसे अकेला अलग से चाहिए, मतलब 8 का स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। और 8 का स्क्वायर कैसे बनेगा, जब अंदर से 8 निकलेगा। अब अंदर वाला जो 8 है ये 1, उसमें कोई दखलंदाजी ना करे, इसका भी ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 + 8 को आप वापस 9 लिख दो, फिर तो मतलब ही क्या होगा ये लिखने का। तो मतलब 8 को मैं फ्री करना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको क्या कर दूंगा, मैं एक्सपेंड कर दूंगा। जैसे हम a+b का होल स्क्वायर या फिर a+b का होल क्यूब बनाते हैं ना, वैसे इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। और एक्सपेंड कैसे करेंगे, बाय बाइनोमियल
थ्योरम है ना, बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको अब एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ जाके लगती है बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ इसका रोल आता है। तो दोस्तों वही चीज़ें मैंने यहाँ पर वापस लिखी है। अब यहाँ पर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा देता हूँ। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सपेंशन है, वो तो आपको पता ही है, सबसे पहले NC0 फिर ऐसे चीज़ें आएगी। तो वही हम यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, पावर क्या, n+1, तो सबसे पहले आएगा n+1, जो भी अगर यहाँ पे n होगा तो यहाँ n आ जाएगा, C0 है ना, ये आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 की पावर क्या लगेगा, फिर 1 की पावर हाईएस्ट लग जाएगा कितना, n+1 मल्टीप्लाई बाई दूसरा नंबर क्या है 8, तो 8 की पावर क्या लगेगा, एकदम खत्म, मतलब कितना 0, तो 0 लग जाएगा। फिर आगे क्या आएगा, देखो यहाँ पर बीच में प्लस, इन दोनों को तो मैं लास्ट में लिखूंगा अलग से, या चलो यहाँ लिख देता हूँ -8n-9। अभी इसको पूरा एक्सपेंड करूँ, इन दोनों को तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अगली टर्म में क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पे जहाँ 0 लिखा ना, तो वहाँ पर एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, बढ़ जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, n+1 C1 मल्टीप्लाई बाई फिर 1 की पावर एक कम हो जाएगी, तो n+1 का क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर क्या है 0, तो 8 की पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब इससे अगली टर्म में क्या होगा, यहाँ पर लग जाएगा n+1 C2, और 1 का पावर एक और कम हो जाएगी तो n-1, और 8 की पावर बढ़ जाएगी तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर बन गया ना, 8 का स्क्वायर बन गया, तो अब यहाँ से मदद मिलेगी। अब यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे यहाँ पर हम पहुँचे हैं। फिर अगला एक और टर्म लिख लेते हैं, फिर लास्ट टर्म लिख लेंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगी n+1 C2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा, 1 की पावर और कम हो जाएगी n-2, और 8 का क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाली टर्म क्या आएगी यहाँ पर, n+1 CN+1 है ना, हाईएस्ट, ये इसके बराबर पहुँच जाता है लास्ट में। 1 की पावर तो ख़त्म हो जाएगी, और जो 8 है 8 की पावर लग जाएगी हाईएस्ट। हाईएस्ट कितनी यहाँ पे, n+1, तो वही यहाँ पर जैसे चलो ना, ये n+1, ये n+1 ये लग जाएगी, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे कैसे डील करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं अलग से वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, n+1 C0 की। तो देखो कुछ भी आए, ऊपर वाला जो अपर सफिक्स है ना, ये कुछ भी हो जाए, अगर नीचे वाला लोअर सफिक्स जो 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ऐसे देखो अगला वाला क्या है, n+1 C1, तो ऊपर वाला जो नंबर जो कुछ भी होगा वही यहाँ पे आंसर बन जाएगा n+1। जब कभी भी क्या है, नीचे की तरफ 1 लग जाएगा, ठीक है। लोअर सफिक्स जब कभी 1 होगा तो अपर सफिक्स ही आंसर बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी मैंने निकाल ली। इतनी ही जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। ये आगे की तरफ इसकी वैल्यू या फिर और इसकी वैल्यू या इस आगे किसी की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन्हीं की ज़रूरत यहाँ पे, जो ज़रूरत है वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अच्छा तो n+1 C0 इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये क्या बन गया, 1 इंटू 1 की पावर n+1 1 इंटू 8 की पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही बन जाएगा, प्लस n+1 C1 ये कितना है n+1, तो यहाँ पे n+1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर n 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पर 8 प्लस। अच्छा n+1 C2 इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो n+1 C2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर n-1 1 बन गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया ना। 8 का स्क्वायर में क्या लिख लूँ, 64। क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि आपको पता ही है हमें 64 तो लाना ही है, क्वेश्चन में बोल रखा है, उसका नाम ले रखा है। अच्छा अगला देखते तो यहाँ पर क्या n+1 C3, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, n+1 C3 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर n-2, तो 1 की पावर n-2 छोड़ो, कुछ कोई मतलब नहीं है उसका। अब दोस्तों आगे यहाँ पर क्या होता है, 8 का क्यूब क्या हो गया, 512 हो गया ना, 512। लेकिन जो 8 का क्यूब है उसको 512 लिख सकते हैं, लेकिन मत ही लिखना, क्योंकि थोड़ा हमें 512 को मैं ऐसे कर लेता हूँ, 8 के क्यूब को ऐसे लिख लेता हूँ 64 इंटू 8 है ना, इसमें 8 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, तो 512 लिखने के बजाय आप इसको ऐसे लिख लो 64 इंटू 8 है ना, 64 इंटू 8, मतलब 8 के क्यूब में से 8 स्क्वायर अलग ले लो, जो बच गया वो अलग हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट में देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर है n+1 C n+1, ऐसा रखो तो रखो, वरना इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको मैं चलो लिख देता हूँ n+1 C n+1 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 0 1 हो गया। यहाँ पर है 8 की पावर n+1, मैं चाहता हूँ कि 64 आए, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 बहुत सारे हैं, तो 64 तो बन ही सकता है, 64 तो बन ही सकता है। 64 बनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा 8 की ज़रूरत नहीं होती, बस 64 के लिए हमें 8⁻² इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं 2 अलग निकाल लेता हूँ पावर 64 बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं 64 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 पावर की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर लूँगा, तो क्या बच जाएगा, 8 की पावर n-1 ये बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में क्या है, -8n-9। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 प्लस
ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये 1 इंटू 8 का तो कोई मतलब नहीं है, 8 ही बन जाएगा। 8 इंटू एन 8n प्लस 1 इंटू 8 बन जाएगा प्लस, अच्छा NC2। अच्छा इनके अंदर देखो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इन सब के अंदर 64 मैंने इसलिए दिखाया है ताकि मैं कॉमन ले सकूं, क्योंकि मेरा पहले से प्लान चल रहा था 64 अलग से ऐसे मल्टीप्लाई में दिखना ही दिखना चाहिए, है ना, ये ऐसा हम चाहते हैं। तो 64 अलग से कैसे दिखेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कैसे दिखेगा, जब कॉमन आए तभी तो दिखेगा। तो इन सब के अंदर मैं 64 क्या ले लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ तक तो लिख लिया, यहाँ पे 64 में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 64 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा, ये क्या बच गया n+1 C2, फिर अगला बच गया n+1 C3, फिर अच्छा यहाँ पर 8 भी बचेगा ना, मल्टीप्लाई बाय 8। फिर ऐसे करते करते लास्ट में क्या बचेगा, ये n+1 C n+1, वैसे इसकी वैल्यू 1 होती है लेकिन मैं नहीं लिख रहा, छोड़ो इसको। 64 कॉमन ले लिया हमने आगे की तरफ, यहाँ पे क्या बच गया 8 की पावर n-1, और लास्ट में क्या चल रहा है साथ ही साथ 8n-9 ऐसे चल ही रहा है। अच्छा अब कट कर लेते हैं, 8n से 8n कट जाएगा, 1 और 8 ये 9 हो गया, तो 9 इस -9 को काट दिया। फाइनली बचा गया यहाँ पर एक, तो ये बच गया, ये सब तो कट गया, यहाँ पे ये बच गया 64 इंटू ये बच गया पूरा एक्सप्रेशन n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8, ऐसे करते करते लास्ट में n+1 C n+1 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर n-1। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत थी, ये ज़रूरत थी कि 64 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आ जाए, प्लस क्या है कुछ भी ना है, मतलब 0 आए। तो यहाँ पर वही तो सिचुएशन बन गई, 64 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, प्लस क्या है कुछ भी नहीं है, तो प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो ऐसे में बोल सकता हूँ 64 इंटू ये जो कुछ भी होगा, ये जो कुछ भी वैल्यू होगी, ये ऑब्वियसली एक क्या होगा, एक इंटीजर होगा ना, क्योंकि एन ये जो होता है ना NCR वगैरह, इन सब की वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आती है। यहाँ पे 8 वगैरह मल्टीप्लाई भी हो रहा है लेकिन आएगा इंटीजर ही। खैर यहाँ पर ये जो भी एक्सप्रेशन है ना पूरे को, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिवाइजर तो 64 लाना था ही, तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, कोशेंट का। इस पूरे को मैं हटा के क्या लिख देता हूँ कि जब भी हम उस डिविडेंड को 64 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट का रोल प्ले करने ये आएगा, तो ये कोशेंट ही बनेगा हमेशा। प्लस ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 0, तो ये क्या हो गया अपना रिमाइंडर है। और इधर कौन है अपना डिविडेंड, और डिविडेंड कौन अपना ये वाला नंबर है, ये इतना बड़ा 9n+1 -8n-9। ठीक है, तो ये हो गया, देखो 64 ये क्या है, डिवाइजर है, तो डिवाइजर जब 64 हो मतलब 64 उसको डिवाइड कर रहा है तब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो अपना डिविडेंड है वो 64 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, मतलब डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 9n+1 -8n-9 इज डिविजिबल बाय 64। क्यों, चूंकि जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है प्रूव दैट समेशन, देखो समेशन आ गया इसलिए मैंने वो स्टार्टिंग में एक पॉइंट आपको लिखवाया था, समेशन r फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू n 3r इंटू NCR इक्वल टू 4n, ऐसा ऐसा दे रखा है ना, हमें इसकी वैल्यू बतानी, ये बताना है कि जो LHS है वो 4n के बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो तो मैंने लिख लिया है, समेशन और ये सब एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे जो मैंने रिवीजन में लिखवाया था आपको, इसको थोड़ा गौर से देखते हैं। यहाँ पर ये जो है ना a+b की पावर n, यहाँ पे ज़रूरी चीज़ क्या है, देखो ये समेशन वाली ज़रूरी चीज़ है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो और इसके तरीके से भी कर सकते हो, कैसे वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगा। खैर अभी हम यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमें चाहिए जो कि हमें मिल भी रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन तो हमें मिल ही गया। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर आना चाह रहा है, 4n के, और अपने वाले जो थ्योरी है उसके अंदर ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आ रहा है, a+b की पावर n के। तो अगर ऐसा यहाँ पे आ जाए कि भाई 2+2 या फिर 1+3 या फिर 3+1, तो अंदर की बात बन जाएगी 4 बन जाएगा ना, तो ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। मतलब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्या a और b है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, तो कोई ना कोई ए और बी का रोल प्ले कर रहा होगा, ए का रोल कोई ना कोई प्ले कर रहा होगा या फिर बी का रोल कोई ना कोई प्ले कर रहा होगा। बस हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी का रोल आखिरकार प्ले कौन कर रहा है। बाकी सब तो ऐसे मतलब सेट तो है ही है ना, एकदम फॉर्मेट में आ रही सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें तो सेम है। जैसे यहाँ पे समेशन लगाया r इक्वल टू 0 से लेके n तक, यहाँ पर भी वही समेशन r इक्वल टू 0 से लेके n तक। फिर यहाँ पे NCR है, यहाँ पर भी NCR है। फिर यहाँ पर 1 की पावर n-r है, ये नहीं दिख रहा तो एक बार मैं छुपा लेता हूँ।
यहाँ पर क्या है बी की पावर आर, यहाँ पर क्या है 3 की पावर आर। तो ये तो क्लियर हो गया कि बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3 प्ले कर रहा है ना। तो अब आपको लिखना क्या है, क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये लिखो कि वी नो दैट समेशन ओ एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर की वैल्यू है 0 से लेकर एन तक। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी की पावर एन। ये हमें कैसे पता है, क्योंकि यही तो क्या है ना, बाइनोमियल थ्योरम। तो ये सबसे पहले हमें लिखना है कि भाई ये जो LHS है वो इसके बराबर तो होता ही होता है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ये जो क्वेश्चन है ना उसके LHS को, ये जो हमें पता है जो थ्योरम है उसके LHS में ढालेंगे, और इसका RHS हमें पता ही है, तो फिर यहाँ से हम इसकी मदद से ये इसका RHS निकालेंगे, तो LHS बराबर RHS ये हो जाएगा। इसकी मदद लेंगे, ये इंटरमीडिएटरी बन गया इसका। तो देखो क्या है अपना, ये जो LHS है वो क्या है, समेशन r इक्वल टू 0 से लेके n तक 3 रेज़ टू पावर r NCR। कोशिश करो कि ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा थोड़ा इसके जैसे दिखाई दे, मतलब अगर कोशिश करो तो ऐसा ही लिखो कि ये जो NCR वो पहले आए फिर ऐसा, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है अगर आप सेम टू सेम फॉर्मेट बना लेते हो तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, समेशन ऑफ फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू n। यहाँ पे सबसे पहले NCR आना चाहिए, ये अपना स्टैंडर्ड है, हमें इसको फॉलो करना है। यहाँ पर क्या है NCR है, तो यहाँ पर NCR ये रहा, तो NCR में यहाँ पे लिख लेता हूँ NCR मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ए की पावर n माइनस आर, तो वो तो पता नहीं भी क्या है, तो मैं इसकी जगह ये छोड़ देता हूँ। फिर क्या बी की पावर r, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर r हो, यहाँ पर ये 3 है ना, तो यह आ गया 3 की पावर r। तो थोड़ा थोड़ा मैचिंग हुई, r इक्वल टू 0 n समेशन NCR बी की पावर r 3 की पावर r, ऐसा बन गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मैं 2 की पावर या 3 की पावर या 4 की पावर या खुद की मर्जी से लगा दूँ ना, ऐसा तो कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमें ढालना तो है, 4 की पावर n लाना ही है। और वैसे भी आपको थोड़ा बहुत हिंट पता चली गया होगा कि यहाँ पर 4 है, तो देखो बी का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो फिलहाल में। अब बताओ कि ये एक्सप्रेशन बराबर है कि नहीं है भाई, यहाँ पर आप 1 सोच लो ना, मल्टीप्लाई में 1 सोच लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब 1 पर ही नहीं रुकेंगे, हम क्या करेंगे, इस 1 का भी ऐसे एकदम फिक्स सेम टू सेम डिट्टो बना देंगे इसको। समेशन ये क्या है, r इक्वल टू 0 से लेके n तक NCR। इस 1 को 1 ना लिख के मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर n माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर जो भी बीच में आ गया, इसके और इसके जो भी बीच में आ गया उसकी पावर n माइनस आर लगनी चाहिए। तो ये और इधर कौन है 3 की पावर r, इन दोनों के बीच में क्या है 1, तो 1 की पावर n माइनस आर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को फिर आप हटा सकते हो, हटा के आप ऐसा लिख सकते हो, तो एक ही बात है। तो ये क्या बन गया, अगर ये एक्सप्रेशन, ये जो पूरा LHS है वो ऐसा बन सकता है a प्लस बी की पावर n, तो आप यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बना ही सकते हो। यहाँ पर जो a है, a का रोल कौन प्ले कर रहा है 1, और जो b है, b का रोल कौन प्ले कर रहा है 3, ठीक है। तो a और b हमें पता चल गया कौन किसका रोल प्ले कर रहा है, बस अपना काम हो गया। इसका क्या बन जाएगा, a प्लस बी की पावर n, यहाँ पर क्या बन जाएगा a प्लस बी की पावर n, तो अपने a की जगह आ जाएगा 1 प्लस b की जगह आ जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 की पावर n, तो ये क्या आ गया 4 की पावर n, जो कि क्या है 4 की पावर n क्या है, इस जो हमें प्रूव करना उसका क्या है RHS है, तो ये हो गया RHS। तो ऐसे LHS को हमने RHS के बराबर प्रूव कर दिया, मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन था समेशन में उसको हमने बोल दिया कि दिस इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर n। तो ऐसे हम आराम से कर सकते हैं। हमेशा जब भी ऐसी कोई समेशन का या कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा यही काम करो, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, एक बार अपना क्वेश्चन लिखो, और दोनों को मैच कराने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड को तो ऑब्वियसली नहीं चेंज करेंगे, उसी को चेंज करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड जैसा बना लो, स्टैंडर्ड में उसको ढाल लो, फिर क्योंकि स्टैंडर्ड का RHS तो हमें पता ही होता है, तो उसका भी RHS हम स्टैंडर्ड के तरीके से पता कर लेंगे, 4 रेज़ टू पावर n आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ के अंदर। अब आगे हम 8.2 की थ्योरी करेंगे और उससे आगे फिर हम 8.2 के क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।